जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी के हमारे अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर्स आर्मी तैयारी पर। तो शाम के 7 बज चुके हैं और आ चुका हूँ मैं आपके बीच आज की इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास को लेकर। आज जो हम सब देखिए सोल्जर जीडी का मराठा लाइट इन्फेंट्री सेंटर बेलगाम का क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं, जो कि देखो आपका रहेगा। जो बेसिक डिटेल्स दी जाती है, ड्यूरेशन 60 मिनट, मैक्सिमम मार्क्स 100, पासिंग मार्क्स 35, यही सब दी गई हैं। तो आज जो आपका पेपर है सोल्जर जीडी का मराठा लाइट इन्फेंट्री सेंटर बेलगाम का। जल्दी से क्वेश्चन पेपर को शेयर कर दीजिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ जो भी आपके साथ इस बार इंडियन आर्मी की एग्जाम देने वाले हैं। एंड उसके साथ साथ जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और देखिए जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं सभी को लाइक बटन जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्लास शुरू करने से पहले देखिए सबको टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में जो है देखिए हम लोग सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका देखो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 15, 1 से 15 तक सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे 1 से 15 तक। क्या दिया हुआ है देखिए यहाँ पे आपका कि विच रिलीजन आर द दिलवाड़ा टेम्पल एसोसिएटेड। दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? हिंदू और जैन दोनों, हिंदू, जैन या फिर आपका बौद्ध। ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर का बताना है कि जो दिलवाड़ा मंदिर है वो निम्न में से किस धर्म से संबंधित है। तो देखिए जो दिलवाड़ा मंदिर है वो आपका संबंधित है जैन धर्म से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, जो दिलवाड़ा मंदिर है वो आपका संबंधित है जैनिज्म से, जैन धर्म से। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। केंद्रीय फिल्म निर्माण संस्था भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आती है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी में है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी में है मानव विकास संसाधन मंत्रालय एंड ऑप्शन नंबर डी में है खेल मंत्रालय। किसके अंतर्गत जो है देखो आपका CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन आती है। तो देखिए जो CBFC है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ये आती है देखो आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत जो है आती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव रखी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने, लाला हरदयाल ने या फिर ऑप्शन नंबर डी में चित्तरंजन दास ने। किसके द्वारा जो है देखो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव रखी गई थी? तो देखिए जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है उसकी नींव किसने रखी थी? तो उसकी नींव रखी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव रखी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, हु हैड इस्टेब्लिश्ड द फोर मठास ऑफ मोनास्टिक सीट्स इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना किसके द्वारा कराई गई है? माधवाचार्य के द्वारा, शंकराचार्य के द्वारा, रामानुजाचार्य के द्वारा या फिर भास्कराचार्य के द्वारा। निम्न में से किसके द्वारा जो है देखो भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना करवाई गई है? तो देखिए भारत के चारों कोनों में जिसके द्वारा मठों का स्थापना करवाया गया है वो कौन है? तो वो है शंकराचार्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉइल इरोजन इज कॉज ड्यू टू, मृदा अपरदन का मुख्य कारण है जानवरों द्वारा अत्यधिक मात्रा में चरने के कारण, पेड़ों के काटने के कारण, उपरोक्त सभी घटक या फिर तीव्र गति से होता शहरीकरण। क्या कारण है मृदा अपरदन का, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो देखिए मृदा अपरदन सॉइल इरोजन का जो मुख्य रीज़न है वो है आपका पेड़ों के कटने के कारण। ठीक है, ज़्यादा पेड़ों की कटाई की वजह से जो है, कटिंग ऑफ ट्री की वजह से जो है मृदा अपरदन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ये दिया हुआ है देखो, ज्वाइंट स्ट्रीम ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा इज नोन बाय। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, सांगपो, मेघना या फिर आपकी जमुना। किस नाम से जो है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को जानते हैं, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो जिन्होंने अभी तक क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस करिए, उसके साथ साथ शेयर करिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आंसर दीजिए इसका। और आज का जो आपका टारगेट है वो देखो 30 में से 27 प्लस का रहेगा। ठीक है, जो इनकी भी एग्जाम अभी होने वाली है, जो नए बच्चे हैं ये उनके लिए टारगेट नहीं रहेगी, जो पुराने हैं जिनकी एग्जाम अब होने वाली है उनका टारगेट है ये। सभी का टारगेट 27 प्लस है। 27 भी नहीं, 27 प्लस आपको रखना है, 28, 29 या फिर 30, इन्हीं तीनों के बीच जो आपको रहना है।
तो चलिए क्या है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा का नाम क्या है? तो देखिए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को जो है मेघना के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये देखो। द इथेटनिक पीपुल टोडाज आर फाउंड इन, टोडा जाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में, तमिलनाडु में या फिर मध्य प्रदेश में। जो टोडा जाति के जो लोग होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए टोडा जाति के जो लोग हैं वो आपके पाए जाते हैं तमिलनाडु में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। जो टोडा जाति के लोग हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो टोडा जाति के लोग पाए जाते हैं तमिलनाडु राज्य में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया? निम्न में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? अनंतनाग, पुरुबा, सिरसा या फिर करीमगंज। निम्न में से कौन सा जिला जो है वो देखो आपका भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो देखिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, करीमगंज। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, करीमगंज। जो करीमगंज है ये देखो आपका स्थित है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि द हिल स्टेशन जावड़ी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जावड़ी पर्वतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर उत्तराखंड। जो जावड़ी पर्वतीय स्थल है वो किस राज्य में स्थित है ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो देखिए जो जावड़ी पर्वतीय स्थल है वो आपका स्थित है तमिलनाडु में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए। जो जावड़ी पर्वतीय स्थल है वो आपका स्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 नंबर सवाल है। ये दिया हुआ है देखो, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? हरित क्रांति का जनक, ये जंक लिखा पर जनक होना चाहिए था, जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग, इनमें से कोई नहीं, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन या फिर वर्धिस कुरियन। निम्न में से किसे जो है हरित क्रांति का जनक कहा जाता है ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो देखिए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है जाना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग जो है इनको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो नॉर्मन बोरलॉग को जो है हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो आपका क्वेश्चन नंबर 11, 11 नंबर सवाल है। द फर्स्ट एम्परर ऑफ फ्रांस वॉज, फ्रांस का पहला राजा कौन था? मर्टेल, नेपोलियन, लुइस 14 या फिर चार्ले मैग्ना। तो देखो बहुत कोई बोलते हैं कि नेपोलियन होगा राइट आंसर, पर ऐसा नहीं है। फ्रांस का जो पहला राजा है वो देखिए क्रम के अनुसार इनमें से सबसे पहले आपका लुइस 14 आता है। ठीक है, जो लुइस 14 है ये देखो फ्रांस का क्रम के अनुसार देखोगे तो लुइस 14 पहले आता है, नेपोलियन से पहले आता है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक पेपर इन इंडिया इज, भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है या कर्नाटक है। निम्न में से कौन सा राज्य है जहाँ पर देखो सबसे अधिक काली मिर्च का उत्पादन होता है? तो देखिए इसमें क्या है कि कभी कर्नाटक किसी साल में ऊपर जाता है, पहले नंबर पे आता है, किसी साल में केरल पहले नंबर पे आता है। अभी जो रिसेंट में देखोगे 2021 के अनुसार तो वो आपका केरल है। ठीक है, जो केरल है यहाँ पर देखो आपका सबसे अधिक काली मिर्च का उत्पादन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13। ये है देखो आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LOC? LOC का विस्तार रूप क्या है? लोकेशन ऑफ कंट्रोल, लोकेशन ऑफ कमांड, लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर देखो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या होता है ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो देखिए LOC का जो फुल फॉर्म है वो होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो LOC का जो फुल फॉर्म है वो लाइन ऑफ कंट्रोल होता है। और ये किसके किसके बीच में है? तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये आपका स्थित है देखो भारत एंड पाकिस्तान के बीच में। याद रखिएगा पूछा जाता है किसके किसके बीच जो है LOC स्थित है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, LOC। उसी के साथ साथ यहाँ पे देखो आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी दिया हुआ है, इसको LAC बोलते हैं। ठीक है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इसको देखो बोला जाता है LAC। तो कभी कभार पूछ देगा LAC का फुल फॉर्म, तो याद रखिएगा LAC का फुल फॉर्म जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता है। अब ये किसके किसके बीच है? तो ये जो है आपका स्थित है देखो इंडिया एंड चाइना के बीच में। याद रखिएगा इंडिया एंड चाइना के बीच में जो आपका LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और क्वेश्चन था आपका कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LOC, तो वो हो गया लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे ये दी हुई है देखो, इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्स विंग्स ऑफ फायर? विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, मुल्क राज आनंद, APJ अब्दुल कलाम या फिर देखो मैथिली शरण गुप्त। निम्न में से कौन जो है देखो आपके विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक हैं ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो देखिए विंग्स ऑफ फायर जो पुस्तक है, विंग्स ऑफ फायर के जो लेखक हैं वो हैं देखो आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।
चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि देखो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। ये है देखो कि प्रदीप कुमार बैनर्जी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। प्रदीप कुमार बैनर्जी किस खेल से संबंधित है? बेसबॉल, टेबल टेनिस, फुटबॉल या फिर हॉकी। जो प्रदीप कुमार बैनर्जी हैं वो निम्न में से किस खेल से संबंधित है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो चलिए सभी जल्दी से आंसर करिएगा। तो देखिए जो प्रदीप कुमार बैनर्जी हैं वो आपके संबंधित हैं फुटबॉल से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, जो प्रदीप कुमार बैनर्जी हैं वो आपके संबंधित हैं फुटबॉल खेल से। सभी ध्यान में रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे देखो आपके जीके के 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, अभी स्कोर मत बताओ, आपको 15 में से आज नहीं बताना है। आज मैंने आपको 30 का टारगेट दिया है। तो चलिए 15 क्वेश्चन हो चुके हैं जीके के। आगे बढ़ते हैं और देखो यहाँ पे जो है आपके सेक्शन बी में होंगे। ठीक है, सेक्शन बी में जो है देखो आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक। सामान्य विज्ञान के प्रश्न होंगे 16 से लेकर 30 तक। तो चलिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 नंबर सवाल। ये यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, द लॉज ऑफ फ्लोटिंग बॉडी वॉज डिस्कवर्ड बाई अस्थायी निकायों के नियमों को द्वारा खोजा गया था। न्यूटन, हेनरिक हर्ट्ज, आर्किमिडीज या फिर L.E. वाटरमैन। सबको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए, उसके साथ साथ शेयर करिए अपने और फ्रेंड्स के साथ। और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से इसका सबको आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा। दिया हुआ है कि अस्थायी निकायों के नियमों को द्वारा खोजा गया। तो देखिए अस्थायी निकायों के नियमों को जो है आर्किमिडीज ने बताया था। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, आर्किमिडीज। जो भी लोग ऑप्शन सी को टिक करें वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि देखो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 नंबर सवाल। ये दिया हुआ है देखो आपका कि द बोटेनिकल नेम ऑफ टी इज, चाय का वानस्पतिक नाम है, ट्रिटियम है, मेंगीफेरा इंडिका है, कैमिलिया सिनेंसिस है या फिर देखो रूबिसिया है। क्या है चाय का वानस्पतिक नाम, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो देखिए चाय का जो वानस्पतिक नाम है, बोटेनिकल नेम है, वो है कैमिलिया सिनेंसिस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, चाय का जो वानस्पतिक नाम है वो है आपका कैमिलिया सिनेंसिस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। देखो कि डायलिसिस इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, डायलिसिस का प्रयोग के इलाज में किया जाता है। किडनी फेलियर में, ब्रेन डिजीज में, हार्ट वीकनेस में या फिर नन ऑफ दिस। जो डायलिसिस का प्रयोग है वो निम्न में से किसके इलाज में किया जाता है? तो देखिए जो डायलिसिस है, डायलिसिस का यूज देखिए किडनी फेलियर में, गुर्दे की निर्बलता में करते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, जो डायलिसिस का प्रयोग है, डायलिसिस का प्रयोग देखिए गुर्दे की निर्बलता में की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि देखो आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। ये दी हुई है आपकी देखो, अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम द राइफल हैज, बंदूक से छोड़ी गई गोली में होती है दोनों गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा। बी में है गतिज ऊर्जा, सी में है इनमें से कोई नहीं या फिर डी में है स्थितिज ऊर्जा। एक बंदूक से मानो कोई गोली छोड़ी गई है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो देखिए बंदूक से छोड़ी गई गोली में केवल गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, अभी रुका नहीं है, वो चल ही रहा है, छोड़ा ही गया है बंदूक से। तो इस प्रकार बंदूक से छोड़ी गई गोली में जो है कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा, कैनेटिक एनर्जी होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये आपको पता नहीं चल रहा है, पर क्वेश्चन नंबर 20 में देखो बोला गया है कि ध्वनि की चाल किसमें अधिक होती है, ये पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसमें पूछा गया है कि ध्वनि की चाल किसमें अधिक होती है। ये जो है आपसे पूछा गया है, ध्वनि की चाल किसमें अधिक होती है। ठीक है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो देखिए ध्वनि की जो चाल है किसमें अधिक होती है? तो ध्वनि की जो चाल है अधिक होती है स्टील में। याद रखिएगा सबको, यही आपसे यहाँ पे दिया गया है कि ध्वनि की चाल जो है निम्न में से किस में अधिक होती है। तो ध्वनि की चाल जो है अधिक होती है स्टील में, सभी ध्यान में रखना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। ये दी हुई है देखो, वल्कनाइज्ड रबर वॉज इन्वेंटेड बाई, जो वल्कनाइज्ड रबर है वो किसके द्वारा बताया गया था, किसके द्वारा खोजा गया था? वल्कनाइज्ड रबर का आविष्कार द्वारा किया गया था जॉन बॉयर डनलप के द्वारा, रॉबर्ट विलियम थॉमस के द्वारा, चार्ल्स गुडियर के द्वारा या फिर देखो आपका किक पैट्रिक मैकिलन के द्वारा। किसके द्वारा जो है, मैकिलन के द्वारा, किसके द्वारा जो है वल्कनाइज्ड रबर का आविष्कार किया गया था, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो चलिए जल्दी से आंसर करिएगा कि किसके द्वारा जो है वल्कनाइज्ड रबर का आविष्कार किया गया। तो देखिए जो वल्कनाइज्ड रबर है उसका आविष्कार किया था चार्ल्स गुडियर ने। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स गुडियर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि देखो आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 नंबर सवाल। ये दिया हुआ है देखो आपका यहाँ पे, लेंस इज मेड ऑफ, लेंस से बनता है फ्लिंट ग्लास से, कोबाल्ट ग्लास से, पेरेक्स ग्लास से या फिर सामान्य ग्लास से। जो लेंस होते हैं वो निम्न में से किसके बने होते हैं, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। किस प्रकार के ग्लास से जो है देखो लेंस का निर्माण होता है? तो देखिए जो लेंस हैं ये आपके बनते हैं फ्लिंट ग्लास से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, लेंस किससे बनते हैं? तो लेंस का निर्माण होता है फ्लिंट ग्लास से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 23 है कि द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज, कार्बन का सबसे कठोर रूप है ग्रेफाइट, कोल, चारकोल
या फिर हीरा। निम्न में से कार्बन का सबसे कठोर रूप क्या है? तो जिन्होंने अभी तक क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा। उसके साथ साथ शेयर कर दीजिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए बताइए कार्बन का सबसे कठोर रूप क्या है? तो देखिए कार्बन का जो सबसे कठोर रूप है वो बोला जाता है हीरा को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी डायमंड, जो कार्बन का सबसे कठोर रूप है वो आपका हीरा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखो आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। यहाँ पे ये दी हुई है देखो आपकी कि द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली ड्यू टू इंक्रीज इन एटमोस्फेयर। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में वृद्धि की वजह से होता है। ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। निम्न में से किसकी वृद्धि की वजह से जो है देखिए आपका ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो मेन रीज़न है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, जो मुख्य गैस है ग्रीन हाउस प्रभाव का वो आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि आपका देखो क्वेश्चन नंबर 25 है। ये दी हुई है देखो आपकी कि ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स इज कॉल्ड। क्या होता है? पत्तियों में मौजूद हरे रंग के वर्णक को कहते हैं, क्या कहते हैं? फायोकोबिलिन कहते हैं, या फिर जंथोफिल कहते हैं, या फिर आपका क्लोरोफिल कहते हैं, या फिर कैरोटीन कहते हैं। पत्तियों में मौजूद हरे रंग के वर्णक को क्या कहा जाता है? तो देखिए पत्तों में मौजूद जो हरे रंग के वर्णक होते हैं उनको क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल। ध्यान में रखिएगा, पत्तियों में मौजूद हरे रंग के वर्णक को क्लोरोफिल बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। यह है आपका देखो कि डैक्टिलोग्राफी इज द स्टडी ऑफ। डैक्टिलोग्राफी का अध्ययन है फिंगरप्रिंट, कार्बन डेंटिंग, फॉरेंसिक या फिर लिखावट। जो डैक्टिलोग्राफी है वो निम्न में से किसका अध्ययन है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो चलिए आंसर करिए सबको कि डैक्टिलोग्राफी निम्न में से किसका अध्ययन होता है। तो देखिए जो डैक्टिलोग्राफी है वो किसका अध्ययन हो जाएगा? तो जो डैक्टिलोग्राफी है वो अध्ययन होता है फिंगरप्रिंट का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, जो डैक्टिलोग्राफी है वो अध्ययन होती है फिंगरप्रिंट की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखो आपका क्वेश्चन नंबर 27 है। ये दिया हुआ है देखो, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट वाटर इज। खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है गैल्वेनोमीटर, फादोमीटर, सेलिनोमीटर या फिर pH मीटर। खारे पानी की सांद्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो देखिए खारे पानी की सांद्रता को मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं वह उपकरण कौन सा है? तो वह उपकरण है देखो आपका सेलिनोमीटर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। जो भी आंसर सी को कर रहे हैं सेलिनोमीटर को, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखो आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। ये है देखो आपकी कि इन्वर्टर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स। इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है AC इंटू AC, DC इंटू DC, AC इंटू DC या फिर DC इंटू AC। क्या होता है? इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो किसको परिवर्तित करता है आपका, ये यहाँ पे आपको बतानी है। तो देखिए इन्वर्टर जो है वो एक ऐसा उपकरण है जो कि आपका DC को AC में परिवर्तित करता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी। इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो आपका देखो DC इंटू AC, DC को AC में कन्वर्ट करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखो आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। ये दिया हुआ है देखो कि द कॉमन नेम फॉर पोटेशियम कार्बोनेट इज। पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है बेकिंग पाउडर, सिरका, सोडा या फिर देखो आपका पोटास। जो पोटेशियम कार्बोनेट है उसका सामान्य नाम क्या होता है? तो ये नाम से ही पता चल रहा है, ध्यान से ऑप्शन दिखेगा तो यहीं पे आप सब पकड़ लोगे। तो चलिए आंसर बताइए सबको क्या होगा, पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम जो है क्या होता है? तो देखिए जो पोटेशियम कार्बोनेट है उसका सामान्य नाम जो है पोटास होता है। ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट को पोटास के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है GS सेक्शन का। ये दिया हुआ है देखो आपका यहाँ पे, और टेम्परेचर ऑफ 295 केल्विन इज इक्विलेंट टू अप्रॉक्सीमेटली 295 केल्विन का तापमान के लगभग बराबर होता है 32.33 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर, 96.33 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर या फिर 71.33 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। जो 295 डिग्री केल्विन होती है उन्हीं में से किसके बराबर होती है? तो देखिए जब आप इसका वैल्यू निकालोगे तो जो 295 डिग्री केल्विन है ना वो इक्वल होता है 71.33 डिग्री केल्विन के बराबर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आज के 30 क्वेश्चन आपके करवा दिए गए हैं। ठीक है, टोटल जो 30 क्वेश्चन हम लोग एवरीडे अपने प्रीवियस ईयर पेपर में करते हैं वो 30 क्वेश्चन आज के आपके कंप्लीट हो चुके हैं। सबको अपना स्कोर जरूर शेयर करना। मैंने आप सबको टारगेट जो है 27 प्लस का दिया था, मतलब कि 28, 29 या 30 इन तीनों में से कोई एक आपको रहना है जो तैयारी पहले से कर रहे हैं, जिनकी इस बार पेपर होने वाली है। तो सबको अपना स्कोर जरूर शेयर करेंगे कि आप सभी ने जो है कितने क्वेश्चंस को इस पूरे के पूरे पेपर में सही किया है। ऑल ऑफ यू सभी का टारगेट है। सबको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अभी मत बताइए, जो कमेंट बॉक्स दिख रहा है उसमें बताइए। ठीक है, लाइव चैट में किसी को नहीं बताना है। तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय। अब आज के क्लास को, आज के सेशन को यहीं पे एंड करूँ।
करूँगा। अब आप सबसे देखिए मुलाकात होगी सीधे कल दोपहर 1 बजे, ठीक है। आज देखो आपका कंप्लीट हो चुका है। आज आपकी बहुत अच्छी क्लास हुई थी दोपहर 1 बजे भी, जिसमें हमने युद्ध को जाना था, जो भी प्रमुख युद्ध थे भारत के, उनसे जो भी क्वेश्चंस आते हैं, किसके किसके मध्य हुआ था, कब हुआ था, ये सारा आपका क्लियर हो गया, कौन विजयी हुआ था। आज आपको 1 बजे करवा दिया था मैंने। अब आपसे मुलाकात होगी कल दोपहर 1 बजे, जिसमें भी कल हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट जीके जीएस का क्लास। और कल जो है देखिए हम लोग 1 बजे करने वाले हैं पीएच मान वाला क्लास, ठीक है। पीएच वैल्यू जिसका जिसका पूछा जाता है ना, पूरा का पूरा आपका कल जो है पीएच वैल्यू वाला क्लियर हो जाएगा टॉपिक। कल दोपहर 1 बजे जो है आपका देखो पीएच वैल्यू का क्लास होगा। सबको ध्यान में रखिएगा, पीएच मान का जितने भी क्वेश्चन पीएच मान से आते हैं, जिस जिस टाइप्स के आते हैं, जो इंडियन आर्मी अभी तक पूछ चुकी है, जो पूछ सकती है, सारे के सारे क्वेश्चन कल आपके पीएच वैल्यू वाले कवर अप करवा दिए जाएंगे। तो चलिए अब आप सबसे मुलाकात होगी कल दोपहर 1 बजे। ऑल ऑफ यू बाय। कल आपसे मिलेंगे जीके जी क्लास में। ऑल ऑफ यू बाय, हैव अ गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आपसे सीधे कल दोपहर 1 बजे। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, जय हिंद जय भारत। मिलूंगा आपसे सीधे कल दोपहर 1 बजे। जय हिंद एंड जय भारत।